हेलो दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार CGPSC चैनल में आपका स्वागत करता हूं। हम छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी करने के लिए वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसमें आपका छत्तीसगढ़ का इतिहास चल रहा है वर्तमान में। और छत्तीसगढ़ के इतिहास में हम कहाँ पे आए हैं, आपका नागवंश में। तो आज विस्तृत चर्चा करेंगे हम किस पर, नागवंश पर चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं। नागवंश, हमें पता है नागवंश की दो शाखाएं थी, एक फड़ी नागवंश और एक क्या है भाई, छिन्नक नागवंश। तो दो नागवंशों की हमारे छत्तीसगढ़ के इतिहास में जानकारी मिलती है। एक फड़ी नागवंश की जानकारी मिलती है और एक किसकी, छिन्नक नागवंश की। तो आज हम पहले टॉपिक स्टार्ट करते हैं, फड़ी नागवंश। फड़ी नागवंश ने 9वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी तक शासन किया है। कब से कब भाई, 9वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी तक शासन करने वाला राजवंश है हमारे छत्तीसगढ़ में। कौन? फड़ी नागवंश। फड़ी नागवंश ने कहाँ शासन किया, इनका शासन क्षेत्र क्या था? शासन क्षेत्र तो याद रखना है, इसका शासन क्षेत्र है कवर्धा। क्या है भाई? कवर्धा है, जिसको आप कबीरधाम जिला के नाम से भी जानते हैं। कौन से जिला के नाम से? कबीरधाम जिला के भी नाम से जानते हैं। यही आपका फड़ी नागवंश की क्या है, शासन क्षेत्र है। क्लियर है बातें? फड़ी नागवंश ने 9वीं से 14वीं शताब्दी तक कवर्धा में शासन किया। इनके कुछ प्रमुख शासक हुए। इसके शासक होंगे हमारे अहिराज, गोपाल देव, रामचंद्र देव और है मोनिंग देव। ठीक है, तो इसमें प्रमुखता हमें 4 राजा मिलेंगे, अहिराज, गोपाल देव, रामचंद्र देव और मोनिंग देव। इसको याद करने का एक सरल तरीका है, क्योंकि शासक के नाम हमेशा आपका याद नहीं रहता। इतिहास में सबसे ज्यादा दिक्कत आपका शासक के नामों में होता है। तो इसको याद करने का तरीका है, जैसे मैं बोलूंगा वैसे आप जो वीडियो देख रहे हैं उनको बोलना है भाई कि अगोरा हो अगोरा। क्या बोलना है भाई? अगोरा हो अगोरा। क्या होंगे? मॉर्निंग होंगे, मॉर्निंग। और मॉर्निंग होगा तभी आपका हम घर से निकलेंगे मॉर्निंग में, और तो हमें सांप नहीं काटेगा, क्योंकि इसका पहला राजा है क्या, अहिराज। और जेला चाहे अहिराज तेह नहीं बाँचे महाराज। ठीक है भाई, तो हमारा कोड हो जाएगा अगोरा हो अगोरा। क्या होने दो भाई? मॉर्निंग होने दो। क्या होने दो? मॉर्निंग होने दो। फिर हम आपका किस क्षेत्र जाएंगे, नागवंश से आपका कवर्धा क्षेत्र में जाएंगे। तो यही इसका आपका कोड याद कर लेना है हमें, अगोरा हो अगोरा। क्या होने देवा? मॉर्निंग होने देवा। आ से हमारा क्या होगा, अहिराज, गो से गोपाल देव, रा से रामचंद्र देव और मोनिंग से मोनिंग देव। क्लियर है बातें? चलिए इस पर हम विस्तृत चर्चा करते हैं। अहिराज के बारे से। अहिराज इस वंश का संस्थापक शासक है। कैसा शासक है भाई? आपको पूछेगा कि फड़ी नागवंश जो कवर्धा क्षेत्र में शासन किया है, इस वंश का संस्थापक का क्या नाम है? तो हमारा अहिराज नाम है। ठीक है, फड़ी नागवंश का संस्थापक हमारा हो गया अहिराज। गोपाल देव, देखिए गोपाल देव इंपॉर्टेंट है। गोपाल देव के बारे से देखिए, गोपाल देव इस वंश का एक प्रतापी शासक हुआ। कैसा शासक हुआ? एक प्रतापी शासक हुआ हमारा। कौन? गोपाल देव। कौन से वंश का? फड़ी नागवंश का। गोपाल देव ने 1089 ईस्वी में, कब भाई? 1089 ईस्वी में इन्होंने एक मंदिर बनवाया। कहाँ पे? कवर्धा में। कवर्धा का कौन सा क्षेत्र है? तो आपका चौरागढ़। कौन
कौन सा आपका है, चौरा ग्राम में कवर्धा में एक मंदिर बनवाया। कब बनवाया, 1089 ईस्वी में, जिस मंदिर को हम नाम जानते हैं भोरम देव के मंदिर के नाम से। किस मंदिर के नाम से, भोरम देव मंदिर के नाम से। तो इस क्वेश्चन को आपका छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन और व्यापक बहुत बार पूछता है कि भोरम देव मंदिर का निर्माण किस आपका व्यक्ति ने कराया है, तो गोपाल देव ने कराया है। और किस वंश में इसकी स्थापना हुई है, तो फड़ी नाग वंश में इसकी क्या हुई है, स्थापना हुई है। क्लियर है। यह आपका भोरम देव मंदिर आपका कहाँ पे है जी, कवर्धा में। और कवर्धा के कहाँ है पूछेगा तो चौरा ग्राम में। इसका निर्माण 1089 ईस्वी में किया गया। यदि आपको शताब्दी पूछा है, क्या पूछा है जी, शताब्दी पूछा है, तो आप लगाएंगे 11वीं शताब्दी। क्या शताब्दी, 11वीं शताब्दी में निर्माण किया गया भोरम देव मंदिर। और यह जो भोरम देव मंदिर है, यह मध्य प्रदेश के एक मंदिर से प्रभावित है। मध्य प्रदेश के एक मंदिर से क्या है, प्रभावित है। और मध्य प्रदेश के उस मंदिर को हम कहते हैं खजुराहो का मंदिर। खजुराहो का क्या भाई, मंदिर। तो मध्य प्रदेश के खजुराहो के मंदिर से प्रभावित है हमारा कौन सा मंदिर, भोरम देव का मंदिर। इस कारण इस भोरम देव के मंदिर क्षेत्र को हम छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहते हैं। क्या कहते हैं जी, छत्तीसगढ़ का नाम देते हैं खजुराहो नाम से। किस मंदिर क्षेत्र को, भोरम देव मंदिर क्षेत्र को। यह मंदिर आपका नागर शैली में निर्मित है। किस शैली में निर्मित है भाई, नागर शैली में निर्मित है। कौन सा मंदिर, भोरम देव मंदिर। भोरम देव मंदिर वास्तव में एक जनजाति देवता का मंदिर माना गया है। एक जनजाति देवता का क्या माना गया है, मंदिर माना गया है। और विशेष तौर पे यहाँ पे शिव प्रतिमा, शिव मंदिर है। यह क्या है भाई, ये शिव मंदिर है आपका। कौन सा मंदिर, भोरम देव मंदिर। और यहाँ पे बताया गया है कि 16 मीटर का, या आपको पूछ देगा 53 फीट का, यहाँ पे शिवलिंग मिला है। क्या मिला है भाई, शिवलिंग मिला है, शिव की प्रतिमा मिली है आपका। कौन से मंदिर में, भोरम देव मंदिर में। तो इससे बहुत सारे फैक्ट आपको रिलेट करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भोरम देव मंदिर के निर्माणकर्ता कौन है, तो फड़ी वंशी राजा गोपाल देव है। भोरम देव मंदिर का निर्माण आपका कहाँ किया गया, तो कवर्धा में किया गया। कवर्धा के कहाँ किया गया, तो चौरा ग्राम में किया गया। कब निर्माण किया गया, तो 1089 ईस्वी में निर्माण किया गया। शताब्दी पूछेगा तो 11वीं शताब्दी में निर्माण किया गया। भोरम देव मंदिर यह आपका मध्य प्रदेश के एक मंदिर से क्या है, प्रभावित है। और उस मंदिर का नाम क्या है, खजुराहो का मंदिर। उसी के आधार पर इस मंदिर का निर्माण किया गया। इस कारण इस भोरम देव मंदिर को, क्या इसके परिसर क्षेत्र को हम छत्तीसगढ़ का क्या कहते हैं, खजुराहो की संज्ञा देते हैं इसके कारण। ठीक है। यह मंदिर नागर शैली में निर्मित एक मंदिर है। जनजाति देवता का मंदिर माना गया है। और यहाँ पे शिव मूर्ति मिली है, शिव मंदिर माना गया है। और शिव मंदिर है, वहाँ पे 16 मीटर का या 53 फीट की हमें शिवलिंग मिली है, जिससे यह प्रमाणित होता है कि यह भोरम देव मंदिर एक्चुअल में कौन सा भगवान का मंदिर है, शिव भगवान का मंदिर है। और इसके निर्माणकर्ता कौन है, गोपाल देव। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई, अब हम नेक्स्ट आपका शासक को देखते हैं। हमारा गोपाल देव हो गया। गोपाल देव के बाद हमारा राजा है कौन, रामचंद्र देव। चलिए रामचंद्र देव के बारे से देखते हैं। रामचंद्र देव ने 1349 ईस्वी में, कब भाई, 1349 ईस्वी में कलचुरी राजकुमारी अंबिका देवी, क्या नाम है इनका, कलचुरी राजकुमारी है अंबिका देवी। और अंबिका देवी से आपका इन्होंने क्या किया है, विवाह किया है। ठीक है। हमारा जो रामचंद्र देव है, उन्होंने 1349 ईस्वी में कलचुरी राजकुमारी अंबिका देवी से क्या किया,
विवाह किया। और विवाह कहाँ पे होता है जी? मंडप में होता है। कहाँ होता है? मंडप में होता है। और मंडप में विवाह किए उन्होंने कलचुरी राजकुमारी किससे? अंबिका देवी से। फिर आपका वो जो मंडप था, है ना, इनके शादी के लिए बनाया गया जो मंडप था, उस मंडप को तोड़ा नहीं गया। और इस मंडप में आपका शिव की प्रतिमा रख दी गई, शिवलिंग रख दिया गया, शिवलिंग, क्योंकि मुख्यतः आप शिव भगवान के उपासक थे। उस मंडप को तोड़ा नहीं गया, वहां पे शिवलिंग स्थापित कर दिया गया। इसी कारण इसको एक मंदिर का दर्जा मिल गया। और यह मंदिर वर्तमान में हम लोग जानते हैं किस मंदिर के नाम से? आपका इसको मड़वा महल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? मड़वा महल के नाम से जानते हैं, या इसको दुल्हा देव का मंदिर भी कहते हैं। किसका मंदिर कहते हैं भाई? दुल्हा देव का मंदिर या मड़वा महल के नाम से जाना गया है आपका उसी मंडप को जिस मंडप पर कलचुरी राजकुमारी अंबिका देवी से विवाह किया था किसने? रामचंद्र देव ने। क्लियर है बातें? और कब किया गया? तो 1349 ईस्वी में। शताब्दी पूछेगा तो कौन सी शताब्दी? 14वीं शताब्दी। ठीक है, आपका बातें क्लियर है भाई? रामचंद्र देव ने 1349 ईस्वी में कलचुरी राजकुमारी अंबिका देवी से विवाह किया मंडप में। उस मंडप को तोड़ा नहीं गया, वहां पे शिवलिंग स्थापना कर दिए, जो कि वर्तमान में हमारा मंदिर बन गया। क्या? मड़वा महल, या इसी कारण नाम मिलता है दुल्हा महल, दुल्हा देव का मंदिर। और यह कौन सी शताब्दी में निर्मित है? 14वीं शताब्दी में निर्मित है। और किसके द्वारा निर्मित है? तो रामचंद्र देव के द्वारा हमारा क्या किया गया है? निर्मित किया गया है। क्लियर है? रामचंद्र देव इस वंश का 24वां क्रम का राजा माना गया है। कौन से क्रम का राजा माना गया है? 24वां क्रम का राजा माना गया है। इनका आपका कवर्धा शिलालेख मिला है। क्या मिला है भाई? कवर्धा शिलालेख मिला है। और कवर्धा शिलालेख में यह उल्लेखित किया गया है कि इस वंश का प्रथम राजा हमारा अहिराज है, हम लोग जिसको पढ़े हैं। और 24वें क्रम का राजा मिलता है हमें कौन? रामचंद्र देव। ऐसा आपका जानकारी मिलता है आपके किस शिलालेख से? कवर्धा शिलालेख से। ठीक है बातें? और रामचंद्र देव ने एक और मंदिर निर्माण किया, जिस मंदिर को हम कहते हैं आपका छेरका महल। कौन सा महल भाई? छेरका महल। आपका एक और आपका महल निर्माण किया गया है किसके द्वारा? रामचंद्र देव के द्वारा। और छेरका महल भी आपका कहाँ है? कवर्धा में। और मड़वा महल भी कहाँ है? कवर्धा में, क्योंकि इनका शासन क्षेत्र ही कहाँ रहा है? कवर्धा रहा है, फणिनाग वंशों का। ठीक है, तो आपका इन्होंने आपका एक और मंदिर निर्माण किया छेरका महल, जो कि आपका कवर्धा क्षेत्र में स्थित है। और यह जो छेरका महल है, बताया जाता है कि इसके नाम छेरका कैसे पड़ा। हम छत्तीसगढ़ी में एक आपका एक पशु के लिए हम इस्तेमाल करते हैं छेरी, आप लोग जानते होंगे। छेरी हम लोग आपका कहते हैं, और छेरी को हम लोग आपका बकरी के नाम से हिंदी में जानते हैं। तो बताया जाता है कि इस महल के परिसर में छेरी, या जिसको हम आपका हिंदी में क्या कहते हैं? बकरी। तो छेरी या बकरी का गंध आता है तीव्र मात्रा में इस महल के आसपास में। इस कारण इस महल का नाम आपका पड़ गया है क्या? छेरका महल। और छेरका महल आप किसके द्वारा निर्मित किया गया है? रामचंद्र के द्वारा हमारा क्या किया गया है? निर्मित किया गया है। तो ये क्वेश्चन आपका दोनों ही इंपॉर्टेंट है। मड़वा महल या दुल्हा देव मंदिर और छेरका महल के निर्माणकर्ता कौन है? तो रामचंद्र देव है। छेरका महल आपका छेरका महल क्यों कहा गया है? तो इसके आसपास में आपका बकरी का गंध आता है, और बकरी के गंध आने के कारण इसको नाम दे दिया गया है क्या? छेरका महल। एक अभी करंट अफेयर है 2020 में ही एक आपका यहाँ से छेरका महल के आसपास से गणेश प्रतिमा मिली। क्या मिली है? गणेश प्रतिमा मिली है। कहाँ से हुई? छेरका महल के आसपास में। और बताया जा रहा है कि यह गणेश प्रतिमा आपका
से वंश का है तो आपका फड़ी नाग वंश का है। तो इसको आपका पीएससी व्यापम पूछा जा सकता है, क्योंकि करंट का टॉपिक है कि वर्तमान में जो आपका कवर्धा क्षेत्र में छेरकामहल के आसपास आपका गणेश प्रतिमा मिला है वह किस वंश का आपका जानकारी देता है, तो फड़ी नाग वंश की जानकारी देती है। यह मोस्ट आईएमपी है भाई, यहाँ से आपका प्रश्न पूछा जा सकता है। याद रखना, छेरकामहल के आसपास में गणेश प्रतिमा मिली है और यह गणेश प्रतिमा आपका कौन से वंश का साक्ष्य है, फड़ी नाग वंश का एक साक्ष्य मान दे रहे हैं। ठीक है, ये रहा हमारा कौन सा शासक, रामचंद्र देव। इसके बारे से इतना ही है। इसके बाद हमारा शासक है कौन, मोनिंग देव। कौन है भाई, मोनिंग देव हमारा शासक है इस वंश का, और मोनिंग देव इस वंश का अंतिम शासक है। कैसा शासक है, अंतिम शासक है मोनिंग देव। और मैंने बताया था आपको कि मोनिंग देव को रायपुर शाखा के शासक कलचुरी वंश का है ना। कलचुरी वंश का जो रायपुर शाखा चला है उसमें एक राजा पढ़े हैं हम, ब्रह्मदेव। क्या पढ़े हैं भाई, ब्रह्मदेव। और ब्रह्मदेव के आपका द्वारा मोनिंग देव को परास्त किया गया है। आपका किस वंश के आपका शासक, फड़ी नाग वंश के शासक आपका मोनिंग देव को परास्त किया था किसने, ब्रह्मदेव ने। इसकी हमें जानकारी मिली थी कलचुरी साम्राज्य जब पढ़ रहे थे, तो मैं बताया था आपको कि रायपुर शाखा का जो ब्रह्मदेव है उन्होंने आपका किसको परास्त किया है, मोनिंग देव को परास्त किया है। और मोनिंग देव को परास्त कर दिया था कौन, आपका ब्रह्मदेव ने। और इस तरह से हमारा जो कवर्धा में फड़ी नाग वंश चला है 9वीं से 14वीं शताब्दी तक वह क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे क्या, छिंदक नाग वंश। क्लियर है, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। हमारा फड़ी नाग वंश हो गया जिन्होंने कवर्धा क्षेत्र में शासन किया। 4 राजाओं को हम लोगों ने पढ़ा, अहिराज, आपका रामचंद्र देव, गोपाल देव और मोनिंग देव। यहाँ तक हमारा कवर्धा वाला जो फड़ी नाग वंश है उसका इतिहास समाप्त होता है। अब हम पढ़ते हैं आपका कौन सा वंश, छिंदक नाग वंश। छिंदक नाग वंश ने 1023 ईस्वी से आपका शासन प्रारंभ करके 1324 ईस्वी तक शासन किया। कब से कब भाई, 1023 ईस्वी से शासन स्टार्ट करके 1324 ईस्वी तक शासन किया है कौन सा वंश, छिंदक नाग वंश। और इनका शासन क्षेत्र क्या है पूछेगा तो इनका शासन क्षेत्र है बस्तर। क्या है भाई, बस्तर इनका शासन क्षेत्र है। हम लोगों ने इससे पहले बस्तर के एक राजवंश को पढ़ा है आपका नल वंश। नल वंश ने भी कहाँ शासन किया है, हमारा बस्तर क्षेत्र में शासन किया है। हमें मूल रूप से बस्तर क्षेत्र में 3 वंश मिलते हैं, नल वंश मिलता है, एक छिंदक नाग वंश मिलता है, और छिंदक नाग वंश के बाद एक और वंश मिलेगा हमें, कौन सा वंश, काकतीय वंश। और काकतीय वंश ने आपका 1948 तक आपका शासन किया है बस्तर क्षेत्र में। और 1948 में बस्तर रियासत का आपका पूर्ण रूप से विलय कर लिया जाता है भारत संघ में, और आपका राजशाही शासन हमारा क्या होता है, समाप्त होता है। तो उन्हीं आपके चीजों पे चर्चा करेंगे। आज हमारा वंश है कौन सा वंश, छिंदक नाग वंश। इनका शासन क्षेत्र है क्या, बस्तर। इनकी राजधानी है चक्रकोट, या जिसको हम भ्रमरकोट नाम से भी जानते हैं। कौन से नाम से, चक्रकोट या भ्रमरकोट आपका राजधानी है किसकी, छिंदक नाग वंश की। और यह किस क्षेत्र में है, तो बस्तर क्षेत्र में है। और बस्तर क्षेत्र में इन्होंने शासन किया है। ये इस वंश के जो लोग थे वो उपाधि धारण करते थे। ये क्वेश्चन भी आपका पीएससी में कई बार पूछा गया है कि छिंदक वंश के लोग आपका कौन सी उपाधि धारण करते थे। तो याद रखना है, ये लोग उपाधि धारण करते थे भोगवतीपुरेश्वर की। किसकी उपाधि धारण करते थे भाई, भोगवतीपुरेश्वर की उपाधि धारण करते थे। इसको याद रखने के लिए हम कह सकते हैं कि ये भोगवा की उपाधि धारण करते थे। किसकी उपाधि, भोगवा। और भोगवा शब्द का क्या अर्थ होता है जी, छत्तीसगढ़ी में है ना। भोगवा शब्द का आपका अर्थ होता है छत्तीसगढ़ी में आपका जोजुआ।
जिसका बुद्धि कम, मूर्ख कह सकते हैं। ठीक है, तो भोगवतीपुरेश्वर की उपाधि धारण करते थे कौन से वंश के लोग? छिंदक नाग वंश के लोग। उनका शासन क्षेत्र बस्तर है, राजधानी चक्रकोट भ्रमरकोट है, और वंश के लोग उपाधि धारण करते हैं कौन सी? भोगवतीपुरेश्वर की। इस वंश के आपका बहुत सारे शासक मिलते हैं, शासक। इस वंश के शासक मिलेंगे हमें। पहला राजा है इस वंश का आपका नृपतिभूषण। कौन राजा है यार? नृपतिभूषण। दूसरा हमें राजा मिलेगा धारावर्ष। फिर तीसरा मिलेगा मधुरांतक देव। चौथा हमें राजा मिलेगा सोमेश्वर प्रथम, और पांचवा मिलेगा सोमेश्वर द्वितीय। फिर है जगदेव। फिर है हमारा हरिश्चंद्र देव। हरिश्चंद्र देव। तो इस तरह से हमें आपका 7 राजा मिलेंगे कौन से वंश में? छिंदक नाग वंश में। कौन कौन भाई? नृपतिभूषण, धारावंश, मधुरांतक देव, सोमेश्वर प्रथम, सोमेश्वर द्वितीय, जगदेव और हरिश्चंद्र देव। हरिश्चंद्र देव इस वंश का अंतिम शासक होगा। हरिश्चंद्र देव की हत्या कर देगा अन्नम देव, और अन्नम देव ने आपका बस्तर क्षेत्र में स्थापना किया है कौन सा वंश की? आपका काकती वंश की स्थापना करेंगे। किसको? आपको परास्त करके हरिश्चंद्र देव को। ठीक है, तो इनके बारे से एक एक करके हम पढ़ते हैं कि क्या क्या इनके इंपॉर्टेंट फैक्ट है हमारे छत्तीसगढ़ के इतिहास में। पहले नाम सबका याद हुआ। नाम याद करने का आपका तरीका यही है कि उसको बार बार पढ़िए, और बार बार पढ़ने से आपका नाम ऐसे ही याद हो जाता है। तो चलिए मैं रिवाइज करा देता हूँ। आपका छिंदक नागवंशी पहला राजा कौन? नृपतिभूषण। दूसरा राजा धारावर्ष। तीसरा राजा मधुरांतक देव। चौथा राजा सोमेश्वर प्रथम। पांचवा सोमेश्वर द्वितीय। फिर जगदेव, और फिर कौन है अंतिम राजा? हरिश्चंद्र देव। इस तरह से 7 राजाओं ने शासन किया है हमारा छिंदक नागवंश में। चलिए इसका हम विस्तृत अध्ययन करते हैं। इसका पहला राजा है कौन? नृपतिभूषण। यह इस वंश का संस्थापक है। आपको पूछा जाएगा कि छिंदक नागवंश का संस्थापक शासक कौन है, पूछेगा तो नृपतिभूषण हमारा संस्थापक है। इन्होंने ही आपका छिंदक नागवंश की क्या की थी? स्थापना की थी। नृपतिभूषण की जानकारी एक आपका शिलालेख से मिलती है, शिलालेख से, जिसका नाम है एर्राकोट शिलालेख। कौन सा शिलालेख? एर्राकोट शिलालेख से जानकारी मिलती है, जिसमें 1023 ईस्वी लिखा गया है। 1023 ईस्वी। और ये एर्राकोट आपका नाम ही से चल रहा है कि ये तेलुगु अभिलेख, तेलुगु अभिलेख है। तेलुगु लैंग्वेज वाला आपका चीजें हैं इसमें। ठीक है, तो एक तेलुगु अभिलेख जिसका नाम है एर्राकोट अभिलेख शिलालेख, इसमें जानकारी मिलती है किसकी? नृपतिभूषण की, कि इन्होंने आपका कौन से वंश का स्थापना किया है? तो छिंदक नागवंश की स्थापना की है। इस कारण नृपतिभूषण को इस वंश का क्या कहते हैं? हम संस्थापक कहते हैं। और इन्होंने कौन सी उपाधि धारण की होगी जी? भोगवतीपुरेश्वर की उपाधि धारण की है किस व्यक्ति ने? नृपतिभूषण ने। क्लियर है बातें? नृपतिभूषण हमारा छिंदक नागवंश का क्या है? संस्थापक है। इनकी जानकारी एक शिलालेख से मिलती है, जिस शिलालेख का नाम क्या है? एर्राकोट शिलालेख। नाम से पता चल रहा है कि एर्राकोट शिलालेख आपका लैंग्वेज कौन सा है? तेलुगु शिलालेख के अभिलेख है हमारा। इसमें एर्राकोट शिलालेख आपका 1023 ईस्वी लिखित मिला है आपका, और यह जानकारी देता है किसकी? नृपतिभूषण की। ठीक है, दूसरा हमारा शासक है कौन? धारावर्ष। देखिए, धारावर्ष इस वंश का एक प्रतापी शासक हुआ। कैसा शासक हुआ? एक प्रतापी शासक हुआ। इनका आपका साम्राज्य
धारावर्ष का एक सामंत था, दोस्त था, जिसका नाम था चंद्रादित्य। क्या नाम था भाई? चंद्रादित्य नाम था, जो कि किसका दोस्त था? धारावर्ष का। और चंद्रादित्य ने आपका दंतेवाड़ा क्षेत्र में, किस क्षेत्र में? दंतेवाड़ा क्षेत्र में इन्होंने 2 मंदिर बनवाया। एक का हम नाम जानते हैं मामा भांजा मंदिर के नाम से, मामा भांजा मंदिर, और एक आपका इन्हीं के नाम से बना है चंद्रादितेश्वर मंदिर। तो 2 मंदिरों का आपका जिक्र यहाँ पे मिल रहा है हमें, जो कि किसके शासनकाल में बना है? धारावर्ष के शासनकाल में। इसका सामंत था या दोस्त था, जिसका नाम है चंद्रादित्य। चंद्रादित्य ने दंतेवाड़ा क्षेत्र में 2 मंदिर बनाया, मामा भांजा मंदिर और चंद्रादितेश्वर मंदिर। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि मामा भांजा मंदिर के निर्माणकर्ता कौन है? तो चंद्रादित्य है। और किसके शासनकाल में निर्माण हुआ है? तो धारावर्ष के। और किस वंश में से आपका इसका निर्माण किया गया है? तो छिंदकनाग वंश में इसका क्या किया गया है? निर्माण किया गया है। ठीक है। और एक और मंदिर है, कौन सा मंदिर? चंद्रादितेश्वर मंदिर। और ये आपका धारावर्ष का बारसूर शिलालेख मिला है। क्या मिला है भाई? बारसूर शिलालेख मिला है। ये बारसूर हमारा कहाँ है जी? दंतेवाड़ा में। कहाँ पे है? दंतेवाड़ा में हमारा स्थित है। कौन सा आपका क्षेत्र? बारसूर। और बारसूर शिलालेख मिला है किसका? धारावर्ष का। ये बारसूर जब नाम आ गया है तो इसके बारे में थोड़ा और चर्चा कर लेते हैं। इस बारसूर में ही